नमस्कार दोस्तों, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल एल पर प्री परीक्षा का एग्ज़ाम पेपर एक पेपर आज हुआ है 20 मई 2022। मॉर्निंग सेशन की बात हो रही है। यहाँ पर पेपर का लेवल कैसा रहा, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपका पेपर अगर अभी होना बाकी है तो क्या आपको अब करना है, इस पर भी मैं बात करूंगा। सो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जयपुर की किसी कॉलेज से गड़बड़ी अव्यवस्था की शिकायत भी आई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके सेंटर में ऐसा हो तो प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा बचें, अवॉइड करें। क्योंकि देखो, पेपर कैंसिल होगा या नहीं वो बहुत बाद की बात है। अगर आप एग्ज़ाम से वंचित ही रह गए ना तो ये बहुत गलत होता है यार। उसी सेंटर में कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे देते हैं और कुछ नहीं देते ना, सबसे बड़ी गलत बात होती है ये। सो आप इन चीज़ों से बचें, अवॉइड करें तो ज़्यादा सही रहेगा। आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, उन पर मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। थोड़ी पहले निष्कर्ष बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। निष्कर्ष ये है कि टेक्निकल बहुत अच्छा आया, क्योंकि जो आपने पढ़ा वही पेपर में आया। 50 में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 40 प्लस है, 45 प्लस है, सही हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नॉन टेक जो आया ना वो बहुत अलग आया। यानी अगर नॉन टेक में तैयारी का मैं कंपैरिजन कराऊं तो 1 वर्ष वाली तैयारी और 1 महीने वाली तैयारी दोनों बराबर थी। ज़्यादा कुछ नहीं आया। पता ही नहीं क्या चीज़ें पूछ रहे थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, शायद वो सवाल पूछे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जीके देना चाहिए था क्या। खैर, आइए हम टेक्निकल पर बात करते हैं। अब सवालों से शुरू करें तो बहुत आसान आए थे, किसी में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए थी क्या। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं हमेशा बताता आया हूँ और मुझे आप लोग हर बार यही कहते आए कि गुरु इस तरह का क्वेश्चन थोड़ी आएगा। कैपेसिटर की कैपेसिटी के बारे में पूछा था दोस्तों। 10, 20, 30 और 40 माइक्रोफेरेड के 4 कैपेसिटर थे माय डियर, समांतर में जुड़े हुए थे। कुल धारिता ज्ञात करनी थी। तो देखो, समांतर में कुल कैपेसिटी जोड़नी होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है। 40, 30, 70 और 30 100 माइक्रोफेरेड इसका उत्तर आना था आपका। बताओ, ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे कि नहीं, आपने पढ़े थे कि नहीं, सबको आसान लग रहे थे, सही भी हुआ है, मुझे उम्मीद है होना भी था, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, कैपेसिटर में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया धारिता का मात्रक, मतलब कैपेसिटेंस की यूनिट पूछी। तो कैपेसिटेंस की यूनिट जो है वो फेरेड होती है। अगर फेराड ऑप्शन में हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, वो कोई ज़्यादा घबराना मत, ठीक है। उसके बाद में देखो, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे, सीरीज प्रतिरोध थे और RT कुल प्रतिरोध ज्ञात करना था। प्रतिरोध के मान भी बड़े आसान से दिए हुए थे, 25, 50, 75, 150 ओम था। इन सब को जब आप जोड़ते हैं तो 300 ओम उत्तर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का 300 ओम ही उत्तर आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। निष्कर्ष दोस्तों ये है कि टेक्निकल, अब देखो ऐसे पेपर में करना क्या है, ये भी मैं बीच में पहले थोड़ा शेयर करूं। देखो, टेक्निकल अब हर बच्चे का सही हो रहा है और नॉन टेक तो भगवान भरोसे ही है। आपने जो तुक्का मारा है वो सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो भाई गड़बड़ तो है कि नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में थ्योरी को ज़्यादा सही करना जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि उसमें तो आपने तुक्के लगाए हैं, क्या पता सही होगा कि नहीं, वो तो बाद की बात। पर ये चीज़ें तो आपको आती है ना, और आती भी चीज़ें फिर गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक ज़रूरी है। और नंबर 4 में देखो, कह रहे हैं कि प्रतिरोधकता रोह ज्ञात करना था। रेजिस्टेंस दिया हुआ था 1 ओम, लंबाई दिया हुआ था 1 मीटर और एरिया दिया हुआ था 10 वर्ग मीटर, है ना। तो देखो, R बराबर क्या होता है, रोह इंटू L बटे A, यही तो है ना। क्रॉस मैच करवा के देखो क्या बनेगा प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए, रेजिस्टेंस इंटू एरिया बटे लेंथ, 1 इंटू 10 बटे 1, 10 ओम मीटर आ जाएगा, है ना। किस में आ जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध है ना एक तरह से, तो 10 ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो 4 क्वेश्चन है ये चारों के चारों आपके सही हुए होंगे।
खैर टेक्निकल आसानी था, और दोस्तों आसान तो क्या था, आप जैसे बच्चों ने अच्छी मेहनत की है इसलिए आपको आसान लग रहा है, खैर है ना, कोई बात नहीं। और नॉन टेक हो गया तो हो गया, लेकिन ऐसा नॉन टेक नहीं देना चाहिए प्लीज़। टेक्निकल के बच्चे हैं, इनसे आप जायज़ सवाल पूछिए, मैं इस तरह की चीज़ों को सिरे से नकार रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शंस का अभी पता नहीं लगा है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 5वां क्लीट वायरिंग के बारे में था। पता नहीं इसका लाभ है या लाभ नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था जिसमें लगभग हर बच्चा ये कह रहा है कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन था। मेरे हिसाब से कोई लाभ या विशेषता ऐसा कोई क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि क्लीट वायरिंग का लाभ क्या है, कोई ऐसा क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, ठीक है। और उसके बाद में देखो सवाल पूछा था डीसी जनरेटर के बारे में ही था शायद, कि डीसी जनरेटर क्या करता है। तो डीसी जनरेटर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे भाई, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ थोड़ी है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो जनरेटर तो वही है, ठीक है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं थी। आगे देखो एक न्यूमेरिकल पूछा था, इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ था 200 ओम, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ था 500 हर्ट्ज और इंडक्टेंस ज्ञात करना था। माय डियर, आप सब जानते हो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल होता है। जब एल ज्ञात करेंगे तो एक्सएल में क्या करना था, 2 पाई एफ का भाग देना था। सिंपल सा उत्तर है, देखो कैलकुलेशन कर लेना, मैंने कैलकुलेशन नहीं की है प्लीज़। जो भी आपका उत्तर यहाँ बन रहा है, इंडक्टेंस मिली हेनरी में उत्तर आना है ना, हेनरी में तो नहीं आएगा, सीधी सीधी बात है ना। देखो ये 100 होगा और ये 1 0 से और कट गया, 1/5 करके भी अगर भाग देते हैं तो उत्तर मिली हेनरी में आएगा। जो भी कैलकुलेशन आपकी बैठ रही हो प्लीज़ आप कीजिएगा। एक नियम दिया था प्रदीप्ति वाले के बारे में, परिभाषा दी थी जिसका उत्तर था व्युत्पन्न वर्ग नियम, ठीक है। देखो दोस्तों, ये तो एक्चुअल जब आंसर की आएगी ना तो ही अपने को पता लगेगा। व्युत्पन्न वर्ग नियम था, प्रदीप्ति वाले के बारे में परिभाषा दी थी। तो परिभाषा क्या है, हम सब जानते हैं कि आपतित प्रकाश जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यही वाली भाषा बनेगी और क्या है। मतलब प्रदीप्ति के बारे में क्वेश्चन देकर दिया, मतलब इस व्युत्पन्न वर्ग नियम की परिभाषा थी और ये पूछा कि ये कौन सा नियम है, तो प्रदीप्ति के बारे में है ये, और व्युत्पन्न वर्ग नियम था, ये आपको करना था। उसके बाद में दोस्तों एक ट्रुथ टेबल आई थी लॉजिक गेट के बारे में। तो कहते हैं कि वो ट्रुथ टेबल इस तरह की थी जिसका आंसर था नोर गेट। बहुत सारे बच्चों ने यही उत्तर बताया है, आप भी बताइए कमेंट करके आप इस टेबल वाले का क्या उत्तर करके आए हैं, क्योंकि एक्चुअल सवाल क्या था ये तो देखो प्रॉपर लैंग्वेज जब ऑफिशियल या पूरा क्वेश्चन सामने होना तभी पता लगता है। उसके बाद में ये पूछा था कि निम्न में से सेमीकंडक्टर कौन सा है, और इसमें कह रहे हैं कि जर्मेनियम ऑप्शन में था, ठीक है, सिंपल सा ही तो क्वेश्चन था। अर्धचालक कौन सा पूछा, अर्धचालक में जर्मेनियम था। और उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन और था, कह रहे हैं कि प्रेशर प्लेट और एस्बेस्टस सीट निम्न में से किस में होती है। ऐसे दो क्वेश्चन थे, मतलब दो ऑप्शन एक साथ दिए हुए थे और फिर दो उत्तर एक साथ दिए हुए थे। बहुत सारे बच्चों ने यही बताया कि इसमें प्रेस और इलेक्ट्रिक केटल वाला ही ऑप्शन सही था, विद्युत केतली वाला और प्रेस वाला। प्रेशर प्लेट प्रेस में होती है, एस्बेस्टस सीट भी प्रेस में होती है। विद्युत केतली में अगर अपन बात करें तो एस्बेस्टस सीट देख सकते हो आप। तो ये एक इस तरह का सवाल भी पूछा गया। मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था। हाँ, न्यूमेरिकल भी आए हैं, देखो बता देता हूँ। सेल बैटरी का एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था देखो, सेल बैटरी वाले में से ये था कि 1.5 वोल्ट और 8 एम्पीयर क्षमता के 4 सेल है और ये चारों के चारों सेल समांतर में जुड़े हैं, पैरेलल में कनेक्टेड थे। तो इनकी वोल्टेज और कैपेसिटी दोनों ही पूछी थी, ठीक है। तो देखो समांतर में 4 सेल हो या 40 सेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वोल्टेज तो समान रहती है ना। धारा क्षमता बढ़ जाती है, 8
एम्पियर आवर के अगर 4 सेल है तो 32 एम्पियर आवर आपको इसका उत्तर करना था, यानी 1.5 वोल्ट और 32 एम्पियर आवर वाला जो आपका उत्तर है वो बिल्कुल सही ऑप्शन था, आपको इसी ऑप्शन के साथ जाना था। उसके बाद में सवाल फ्रीक्वेंसी और समय का पूछा था, और ये पूछा था कि आवर्ती किसके विलोम होती है या आवर्ती का विलोम कौन है, तो आपको इसका उत्तर करना था समय यानी टाइम, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बटा टाइम, 1 अपॉन टाइम होता है, या टाइम बराबर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, ये भी था। इंडक्टिव सर्किट में से पूछा था कि धारा वोल्टेज से पक्षगामी क्यों होती है, धारा वोल्टेज से लेग क्यों करती है, तो इसका उत्तर दिया था इंडक्टेंस, है ना। अब देखो बच्चों को भी भाई 100 क्वेश्चन वो देख कर पढ़ करके आया है, पेपर में नॉन टेक थोड़ा सा अलग तरीके से आ गया, तो हो सकता है माइंड सेट भी पॉजिटिव ना रहा हो, तो हो सकता है लैंग्वेज प्रॉपर याद नहीं रही हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। कमेंट में ये उल्टे सीधे मत करना कि ये पेपर तो आया नहीं, आप कहाँ से बता रहे हो। कम से कम मैंने 8-10 बच्चों के क्वेश्चन क्रॉस मैच करवाए हैं, तब जा कर के ये क्वेश्चन मैंने पुटअप किए। मतलब करंट वोल्टेज लेगिंग का एक सवाल था, कुल मिलाकर के बात ये है, ठीक है। और उसके बाद में ये भी था कि 1 एम्पियर आवर में कूलाम कितने होते हैं, तो 1 एम्पियर आवर में 3600 कूलाम होते हैं, बहुत बार करवाया हुआ है, क्योंकि कूलाम एम्पियर सेकंड ही तो करना था, तो घंटे को सेकंड में बदल दो, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। एमसीबी का पार्ट पूछा था, तो एमसीबी में बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है एक, क्या होती है, द्विधात्विक पत्ती बोलते हैं उसको, बाईमेटलिक स्ट्रिप होती है, वो एमसीबी का पार्ट था, आपको वो उत्तर इसमें करना था। उसके बाद में 10 वोल्ट दिया हुआ था, 0.12 कूलाम चार्ज दिया हुआ था, और धारिता यानी कैपेसिटी पूछी थी, कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। देखो C बराबर क्या होगा, फिर Q अपॉन V करोगे ना, 0.12 में 10 का और भाग दोगे तो 0.12 बन जाएगा, और फेराड में आ जाएगी ना, कैपेसिटी फेराड में होगी, ठीक बात है। और उसके बाद में पावर सर्किट का लोड पूछा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत है क्या। पावर सर्किट में कितना होता है लोड, 3000 वाट का। अगर लाइट एंड फैन का पूछे तो 800 वाट का। कंज्यूमिंग पॉइंट पूछे तो पावर में 2, लाइट एंड फैन में 10 उपभोग बिंदु परमिजिबल थे। 18 क्वेश्चन इस तरह के आए थे, अब आप देख लो बाकी और किस तरह के होंगे, है ना। देखो 19वां बताता हूँ, है ना। उसके बाद में जो पूछा सवाल, यूँ पूछा था कि निम्न में से किस युक्ति में 2 सिरे होते हैं, 2 सिरे वाली डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन था माय डियर डायक, ठीक है। क्या उत्तर था, डायक ऑप्शन में था। यूजेटी था, एससीआर था, बीजेटी था, तो फिर डायक ही बनता है, बाकी सब में 3-3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, देखो 3 सिरों वाला यांत्रिक प्रतिरोधक, तो इसको हिंदी में बोलते हैं विभवमापी, इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। इसका उत्तर पोटेंशियोमीटर करना था आपको, ठीक है। 3 सिरों वाला यांत्रिक प्रतिरोधक निम्न में से कौन है, तो आपको इसका विभवमापी पोटेंशियोमीटर जो है वो उत्तर करना था। और सिंपल सवाल पूछे, बहुत ही सिंपल। ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन के लिए शर्त पूछी थी, और कह रहे हैं कि एक ही ऑप्शन था, कौन सा गुरु, फेज क्रम समान होने वाला, ठीक है। फेज क्रम समान होना चाहिए, ये सवाल पूछा उसमें। और उसके बाद में कह रहे हैं कि आर्क वेल्डिंग में जनरेटर कौन सा, इसका यूज पूछा। तो सभी जानते होंगे ना, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर उत्तर करना था। भाई आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर होता है, ये तो सबको पता ही था ना।
इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य पूछा कि कौन सा सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 75% या इससे ऊपर जाने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से हटा देना, सर्किट को रिमूव करना, इसी का तो काम था। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का पूछा था, है ना। और उसके बाद में 2 सिंपल से क्वेश्चन और पूछे। KCL किस पर आधारित है? किरचॉफ करंट नियम ही तो है ना। तो किरचॉफ का करंट नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर है ना। KVL किस पर आधारित है? KVL किस पर आधारित है? वोल्टेज वाला, ऊर्जा संरक्षण, आवेश और ऊर्जा दोनों को याद रखना। और उसके बाद में पूछा, DC में ही पूछा था, समांतर क्रम में प्रतिरोध के बारे में सही कथन क्या है, ऐसा कोई पूछा था, ठीक है। जिसमें उसने ये कहा कि कुल प्रतिरोध न्यूनतम से भी न्यूनतम होता है, ठीक है। कुल प्रतिरोध जो सबसे कम मान का प्रतिरोध होता है उससे भी कम मान का होता है। कुल मिलाकर के दोस्तों ये 20-25 क्वेश्चन है जो बच्चों को याद रहे। बाकी कुछ और क्वेश्चंस भी है जिनमें अपन ऑफिशियल आंसर की आने के बाद मैच करवाएंगे तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। और नॉन टेक में 2-3 क्वेश्चन, जैसे तनोट माता मंदिर पूछा है, ये जैसलमेर में है, इसे अपन जवानों की कुलदेवी भी कहते हैं। अही छतरपुर दुर्ग का दूसरा नाम, ये नागौर में है, मुझे पता है, नाम दूसरा पता नहीं। और मीनाकारी चित्रकला कहाँ से है? शायद मीनाकारी बाड़मेर की है, मुझे कंफर्म नहीं है, प्लीज़ आप ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि नॉन टेक में आपकी किस्मत लक पर डिपेंड है, जो आपने पढ़ा हुआ है और वही आ गया तो ठीक है। और थ्योरी अच्छी खासी आ रही है, जो आपने पढ़ा है वही आ रहा है। वीडियो लाइक कीजिएगा। अगले पेपर के लिए भी आंसर की जल्द प्रोवाइड करवाएंगे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद। अगले पेपर के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।